हे गाइस, व्हाट्सअप। आज सैटरडे है तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे आज जो है बहुत ही कल जो है कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि न्यूज़ मैं पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा हूँ। सो मुझे जो रेलेवेंट लगता है मैं वही न्यूज़ कवर करता हूँ फॉर दी मतलब इन्वेस्टमेंट। मेरे को सिंपल चीज़ ये देखना है कि मार्केट में कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ। सो मेरा चैनल का मेन ग्रोथ ये होता है कि हाउ टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से हम जो है पैसा कमा सकते हैं। सो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे दूसरे बंदे भी हैं, स्पेशली अगर आपको आरबीआई रिलेटेड ऐसा कुछ या फॉर एग्जांपल बैंकिंग के लिए एग्जाम प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे शालिनी डॉक्टर शालिनी का जो चैनल है जहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड का वो करते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट का वो रिव्यू देती है। आई हाईली सजेस्ट उनका चैनल आप जाके चेक कीजिए। दोनों को आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं करने वाला, बट मेरे को जो रेलेवेंट लगता है, मेरा जिसमें एक्सपर्टीज़ है या मेरे को जिसका नॉलेज है मैं वही करता हूँ। सो एनीवे चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ को। So, Evergrande files for US bankruptcy protection. So again, बहुत सारे आपका बैंक्रप्सी ये सारी चीज़ें होने वाली है। बैंक्रप्सी आपको समझना पड़ेगा। एक आपको मैं आज होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क ये है कि बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है। बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया हो जाना, या बांग्ला 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 में बोलते हैं देवलिया हो गए। यानी पैसा नहीं है, मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो कि मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्जदार को पैसा नहीं दे सकता। सो यहाँ पे बैंक्रप्सी क्या होता है और बैंक्रप्सी कोड क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। ये आप स्टडी कीजिए आज, ये आपके लिए होमवर्क है। और बैंक्रप्सी क्या होता है? बैंक्रप्सी इज प्राइमरीली आपके एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डेट जिससे आप लेते हो उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैंक्रप्सी कोड। सो इसलिए आज जाके आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। ये जो टर्म है आपको सुनने को मिला होगा, मैं बैंक्रप्ट हो चुका हूँ, आई हैव बिकम बैंक्रप्ट एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे बैंक्रप्सी कोड क्या होता है, किस तरीके से ये आपको अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स अवे फ्रॉम, ठीक है, आज सैटरडे है। देखते हैं क्या क्या जो है मूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चेक करते हैं। तो जैसे हमने बात किया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने बताया था कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट पे हमने बैन किया है। सो वही चीज़ आपको क्या देखने को मिला था, यूएस ट्रेड बॉडीज पुश बैक अगेंस्ट इंडिया आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट कब्स। सो यहाँ पे जो लॉबी है अमेरिकन लॉबी है, वो फिर से आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट किस तरीके से जो दूसरा गवर्नमेंट या बाहर के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बाहर के जो गवर्नमेंट्स हैं, बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरली विच आर अमेरिकन कंपनीज, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, दीज आर अमेरिकन कंपनीज, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो आप बोल सकते हो, बट इसका मेन मोटिव होता है दीज आर ऑल बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स। डब्ल्यूटीओ में जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो ये बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। सो यहाँ पे प्राइमरली ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे यूनियन बाजी होता है ना, यूनियन बाजी में क्या होता है, आपको बोला जाता है कि हम जो है किसी भी फैक्ट्री में आप चेक करो, मतलब आई एम नॉट सेइंग हर एक जगह पे होता है, बट यूनियन का काम क्या होता है, जो ट्रेड यूनियन होता है या जो एम्प्लॉय यूनियन होता है, यूनियन का काम होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका वेलफेयर के ऊपर ध्यान रखने है। बट यहाँ पे आप देखोगे जो यूनियन होता है, यूनियन प्राइमरली एक तो होता है कि इंडस्ट्रीज़ को भगाता है या इंडस्ट्रीज़ को इस कगार पे लेके जाता है दैट इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू डू दैट बिजनेस और रन दैट कंपनी और दैट वर्कशॉप और फैक्ट्री। या यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज होते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा दबाया जाता है। और यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज होते हैं, वो बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? जो यूनियन के लीडर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो सबसे बड़े जो है यूनियन लीडर्स जो है वो बेनिफिशियरी होते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में आपने हिस्ट्री देखा होगा, हिस्ट्री में ये सब जाना होगा। अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेजर ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स सच एज एप्पल, इंटेल, गूगल have called on the US government to use every available forum to push India to reconsider implementing the import restriction policy on hardware, IT हार्डवेयर। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यूएस गवर्नमेंट जो है, आपको यहाँ पे अभी पता चलेगा कि इंडिया के ऊपर चाइना का, यूएस का, स्पेशली जो इंडिया में जो मैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है या पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज है। अगर आपको पता नहीं है, केजीबी एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, केजीबी जो आपका रशियन जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, या वहाँ का इंडिया में जैसे रॉ है वहाँ पे केजीबी है, यूएस में सीआईए है। यहाँ पे बहुत सारे मीडिया कंपनीज थे, प्रिंट पब्लिशिंग हाउस था जो केजीबी चला रहा था, इनडायरेक्टली जो है केजीबी ऑपरेट कर रहा था। उसी तरीके से सीआईए के भी एसेट होते हैं, रॉ का भी एसेट होता है, हर एक देश का जो है अलग अलग देश में एसेट होता है। सो अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है, rather पुश किया जाता है, और किस तरीके से यहाँ पे जैसे आपका एक दिया गया था ना कि नवंबर 31 तक जो है आपको
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नवंबर 31 के बाद जो है रिस्ट्रिक्शन होने वाला है। ये आप देखोगे नवंबर 2023 था ना, ये इजीली आप देखोगे 2024 या 2025 तक थोड़ा सा मूव हो जाएगा या थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। सो इट शोज, आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि हाउ गवर्नमेंट टेक्स रैंडम डिसीजंस, और रैंडम डिसीजन लेने के वजह से यहाँ पे आपका जो बाहर देश का जो इन्फ्लुएंस हमारे देश के ऊपर है वो आपको यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दूसरे देश के जो कंपनीज हैं वो इंडिया को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस जगह पे आप अगर कहीं पे भी पैसा लगाते हैं, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरा तो वैसा इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं ये देख सकता हूँ कि जो विनिंग हैंड है उस पर मैं पैसा लगा सकता हूँ, वहाँ से मैं पैसा उठा सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेज या वो नेटवर्क मेरे पास अभी नहीं है। सो इस जगह पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा नेटवर्क किस तरीके से काम करता है और वहाँ पे आप कैसे लेवरेज कर सकते हैं। तो इस जगह पे जैसे आपने देखा था कि अगर आप हड़बड़ी में परचेज कर रहे हैं, सो यू माइट बी डूइंग अ मिस्टेक, बट अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी ये कंपनी जो है अपना जो ओल्ड स्टॉक है वो क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट दे रही है, तो वहाँ पे अगर आप परचेज करते हैं यू माइट बिकम अ बेनिफिशियरी देयर। सो चाइना स्लो डाउन वोंट हैव मच इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सो यहाँ पे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अगर आपको पता नहीं है तो फाइनेंस सेक्रेटरी आईएएस, आई थिंक आईएफएस होते हैं, आईएएस होते हैं, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। सो यहाँ पे सबसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे जो ऊपर का रैंक है, मतलब ये आपका मैक्सिमम है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। फाइनेंस सेक्रेटरी का जो रैंक होता है उसको हम कहते हैं जो आईएएस, आईएफएस, आई सॉरी नॉट आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ने, इंडियन आईआरएस, सॉरी आईआरएस या आईएएस, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। आई थिंक आईएएस ही होता है, आईआरएस तो डायरेक्ट आपका यूपीएससी, मतलब थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि ये पूरा जॉब मिलने वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। एनीवे, so T.V. Somanathan, so he is the finance secretary of the government of India. So इनका काम ये होता है, they directly report to the finance minister, और finance minister के first lieutenant या first कॉन्टैक्ट पॉइंट या फर्स्ट इंटरेक्शन जो इन्हीं के साथ होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी फिर वो डेलीगेशन करते हैं, तो वो पूरी चीज़ों को जो है मैनेज करते हैं। सो अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ऑन द फिस्कल डेफिसिट ही सेड दैट द गवर्नमेंट विल नॉट एक्सीड द बजट एस्टिमेट ऑफ 5.9% ऑफ जीडीपी। सो फिस्कल डेफिसिट अगर आपको पता नहीं है, डेफिनेटली आप उसको स्टडी कीजिए। सेकंड टर्म में आपको जो समझा रहा हूँ वो स्टडी, अगर आपको पता नहीं है आप स्टडी कीजिए, अगर आपको पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक फर्स्ट टर्म मैंने आपको क्या बताया, बैंकरप्सी जो है वो फर्स्ट टर्म है, वो आपको स्टडी करना है, और फिर जो सेकंड टर्म जो आपको स्टडी करना है आज वो है आपका फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है, क्यों ये वाइटल है, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मेन इशू ये हो रहा है, द स्लोइंग चाइनीज इकोनॉमी इज अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू इट्स केपेक्स पुश, फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। सो चाइना जो है अभी आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, चाइना का जो ड्राइवर है, इकोनॉमिक ड्राइवर है, वो प्राइमरीली आपका कंज्यूमर ड्रिवन है। आपको समझना पड़ेगा जीडीपी इज ड्रिवन बाय कंजम्पशन, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपका कंजम्पशन के ऊपर आपका डिपेंड करता है। एक तो होता है कंजम्पशन, क्या कहाँ से आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, एक्सपोर्ट मतलब बाहर का कोई बंदा कंज्यूम कर रहा है, और या आपका इंटरनल जो है आपका कंजम्पशन हो रहा है, यानी आपका जो पॉपुलेशन है वो 10,000 या 700 करोड़ बीड़ी पी रहा है, ठीक है, 700 करोड़ बीड़ी पी रहा है, और मे बी आप 100 करोड़ बीड़ी जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हो लैटिन मार्केट में। सो यहाँ पे इंटरनल आपका कंजम्पशन इतना है और एक्सटर्नल कंजम्पशन इतना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका टारगेट होगा कि मैं लैटिन अमेरिका यानी अर्जेंटीना में 100 करोड़ बीड़ी बेच रहा हूँ, और फिर उसी जगह पे मैं उरुग्वे में जो है बीड़ी बेचूंगा, या फॉर एग्जांपल मैं चिले में आपका बीड़ी बेचूंगा, तो फिर यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि 400 करोड़ जो है मैं बीड़ी जो है एक्सपोर्ट करूंगा। सो टोटल आपका जो जीडीपी है, क्योंकि प्रोडक्शन तो यहीं पे हो रहा है, आपका जो इनकम हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का जो इनकम हो रहा है, सो वो यहाँ पे 700 करोड़ और 400 करोड़ यानी 1100 करोड़ का जो है बीड़ी, यहाँ पे वो 1100 करोड़ का या 1100 करोड़ बीड़ी जो है वो बेच रहा है। सो बॉटम लाइन ये है, इसी तरीके से जो है जब आप जीडीपी को बढ़ाते हैं तो उसी तरीके से, और जो देश है, जो कंट्री है, ये जो 1100 करोड़ है वो अगर एक कंपनी का मालिक कमा रहा है, तो फिर भी वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो देश है वो ये कंसिडर करेगा कि मेरे पूरा देश का जो है इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। मे बी पैसा जो है एक बंदे के पास जा रहा है, फिर भी वो बोलेंगे कि इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारा पहले हम 700 करोड़ का बीड़ी बेचते थे, अभी हम 1100 करोड़ का बीड़ी बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं, कहाँ पे पैसा जा रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो जीडीपी में कंसिडर नहीं किया जाता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपका जीडीपी में नहीं कंसिडर किया जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम, कि यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ सिटीजन, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं जीडीपी के माध्यम से। इसलिए आप देखोगे यूएस में, मैंने कुछ दिन पहले भी ये टर्म मैंने यूज़ किया था, यूएस इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएस इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे पब्लिक डेफिकेशन यानी पब्लिक में या पब्लिक में मल त्याग करना वो
देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया में ही बोलते हैं कि भाई हम जो है इंडियन लोग जो है, ब्राउन लोग जो है वो जंगल में या मतलब रास्ते के किनारे, रेल लाइन के किनारे मल त्याग करते हैं सुबह सुबह। ये एक जनरल इमेज हो चुका है। इवन अगर आप बाहर देश में अगर डार्क वेब में जाते हैं, वहाँ पे अगर आप मीम चेक करते हैं, तो वहाँ पे इंडियन का जो इमेज है वो ऐसा ही है कि ये लोग जो है गंदा है, इनको डायरिया होता है, और हम अगर इंडिया में जाते तो हमें डायरिया होगा। ये लोग स्नेक चार्मर है। सो जब गोरे लोग आए थे इंडिया में, इंडिया को कॉलोनी बनाने के लिए, तो वहाँ पे इंडियंस को वो लोग स्नेक चार्मर बोलते थे, डायरिया बोलते थे। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। सो आपको ये देखना पड़ेगा, वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश सिटी इन द वर्ल्ड सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे आपका सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे भी लोग जो है पब्लिकली मल त्याग करते हैं। आप वहाँ पे होमलेस जो है वो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका में। वो मतलब खुलेआम जो है रास्ते के बीच में मल त्याग करते हैं इन द ओपन। आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। एंड ओपन पब्लिक डेफिकेशन और ओपन मल त्याग या सामाजिक तरीके से मलत्याग जो करते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। बट इंडिया में बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे हमने क्या किया है, या गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस या ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया, विच इज़ वेरी वेरी गुड, वो ये है कि हर घर जो है हमें टॉयलेट बनाना है ताकि पब्लिक मलत्याग ना करना पड़े। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। एनीवे, सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे चाइना का अगर जीडीपी अगर गिरता है या ग्रोथ अगर गिरता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा कि चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। चाइना इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो चाइना का अगर जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड शुरू हुआ था, तब यहाँ पे एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो फार्मा सेगमेंट में हमारा इंडिया में काम आते हैं, ऑल्दो इंडिया इज दी फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका जो है मेडिकल चीज़ें, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है, यूएस में वो डिलीवर होता है, यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कनाडा में होता है, और यूरोप में होता है। पूरे वर्ल्ड को जो है इंडियन कंपनी जो है आपका फार्मास्यूटिकल आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। बट उसी जगह पे आपको एपीआई तैयार करना पड़ता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो आपका बेसलाइन होता है, अलग अलग फॉर्म में वो आता है। सो वो हमारे पास नहीं था उस जगह पे। जो फार्मा सेगमेंट था इट वाज स्ट्रगलिंग। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने या बहुत सारे जो पब्लिक कंपनीज है, जैसे सिप्ला हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, औरोबिंदो फार्मा हो गया, दे स्टार्टेड द एपीआई बिजनेस। ऑलरेडी जिनके पास था उन्होंने ग्रोथ किया है, जिनके पास नहीं था उन्होंने अपना जो एक एपीआई वाला डिवीजन है वो स्टार्ट किया। सो इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली एपीआई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। बट वो जो मशीनरी चाहिए, जो आपको चाहिए, जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, वो आपको चाइना से ही मंगाना पड़ेगा। वो आपका चाइना से ही मंगाना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि जो पीएलआई स्कीम में आपका स्कैम बोल सकते हैं, एक स्कैम हुआ है। पीएलआई स्कीम जो इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स के लिए था ना, वहाँ पे आपका स्कैम हुआ है। वहाँ पे क्या बोल रहे थे, मेक इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो। बट यहाँ पे बंदे क्या कर रहे थे, मेक इन इंडिया के बदले वो लोग चाइना से जो है स्पेयर पार्ट्स मंगा के लेके आ रहे थे, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रादर फ्रॉम स्क्रैच मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज नॉट देयर। वो होगा नहीं। इट विल टेक 10-20 ईयर्स, बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज इतना अनसर्टन है, गवर्नमेंट इज़ वेरी अनसर्टन, पॉपुलेशन इज़ वेरी अनसर्टन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ वेरी अनसर्टन। सो यहाँ पे कोई भी बंदा, टिपिकली गोरे के पास पैसा है, गोरे से पैसा हमें लेके आना पड़ता है। तो गोरा अगर पैसा डालेगा तो वो देखेगा ना कि भाई यहाँ पे कितना स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे एज सच अगर हम देखें, फ्रॉम इवन 1990s में आपका लाइसेंस राज चल रहा था। 1990s इज नॉट वेरी फार अवे, 30 ईयर्स या 32 ईयर्स पहले ये था। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ऑल्दो 30s जो है लगता है कि 30 साल बहुत ज़्यादा है, बट फ्रॉम अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ नेशन 30 ईयर्स इज नथिंग। ठीक है, 30 ईयर्स इज जस्ट अ चैप्टर। तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि हम जो लाइसेंस राज से हम लोग निकले हैं, फिर से हम लोग लाइसेंस राज की तरफ आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट का मेंटालिटी कभी भी चेंज हो सकता है, जो पॉपुलेशन है वो कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे आपको मैं एक बैकग्राउंड स्टडी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत बहुत एक वाइडर आपको नेट दे रहा हूँ समझाने के लिए कि चाइना और इंडिया के साथ आपको ये बेस लाइन अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जैसे स्टरलाइट का प्लान है, स्टरलाइट का प्लान जो है वो पहली बात तो कहीं पे बनाने नहीं दे रहे थे। स्टरलाइट के प्लान में इंडिया का आई थिंक एक लार्जर चंक, आई थिंक 30% ऑफ द कॉपर वाज प्रोसेस दैट। ठीक है। तो कोई भी स्टेट जो है, क्योंकि प्रोसेसिंग में स्पेशली आपका जहाँ पे स्मेल्टिंग होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे स्टरलाइट का जो है आपका बहुत सारे स्टेट्स में इन्होंने ट्राई किया, उड़ीसा में ट्राई किया, अलाउ नहीं किया। फिर टीएन में यानी तमिलनाडु में इन्होंने अलाउ किया। तमिलनाडु में भी आपका क्या हो गया कि इट वाज बैक्ड बाय सर्टेन पॉलिटिकल व्यूज़, और वहाँ पे उस प्लांट को जो है आपका बंद कर दिया गया। आपको हमेशा समझना पड़ेगा, पॉलिटिक्स कैन बी एंड विल बी एंड ऑलवेज विल बी यूज्ड टू मोल्ड दी
पब्लिक व्यू, और जो पब्लिक होती है, पब्लिक हमारी जनता होती है, आम आदमी होता है, वो हमेशा आपका बहुत ही इनोसेंट होता है। उसको जो आप, जैसे आप एक बच्चे को कन्विंस कर सकते हो कि भैया ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये कर रहा है, सो उसी तरीके से आप पब्लिक को भी ईजिली एंड ग्रेजुअली आप उसको एडुकेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड एज वेल। सो हमेशा यह ध्यान रखें कि these all factors do contribute to the GDP, to the economic growth, to the well-being of the society. सो 15 मिनट हो गया, इट माइट बी अ लॉन्ग सेशन टू बी ऑनेस्ट, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। एनीवे, सो चाइना स्लो डाउन जो है, इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इंडिया में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दैट माइट नॉट बी एबल टू कीप अप। उसी जगह पे अगर वो प्रोडक्शन कम कर देता है, प्रोडक्शन कम कर देता है, तो सप्लाई एंड डिमांड वाला इशू आता है। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सप्लाई अगर ज़्यादा है, अगर डिमांड अगर कम है, तो फिर प्राइसेस क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। अगर आपका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर प्राइसेस क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ओपेक। ओपेक आपका क्या करता है, आपका जो आउटपुट होता है, ऑयल आउटपुट होता है, उसको कट करता है। क्यों क्यों कट करता है, ताकि ऑयल प्राइसेस जो है जैकअप हो सके। आपको समझना पड़ेगा कि पेट्रोल 40 रुपये में हम खरीदते थे एक टाइम में, 44 रुपीज़ में, अभी भी 40 रुपये में खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप फ्यूल परचेज करते हो, फ्यूल इज एन आइटम जो हर एक गवर्नमेंट ने, या इस गवर्नमेंट ने भी आपका जीएसटी से बाहर रखा है। क्यों बाहर रखा है, बिकॉज फ्यूल इज द ड्राइवर ऑफ द टैक्स कलेक्शन। फ्यूल जो आप परचेज करते हैं, सोचो कि आप 106 रुपये में पे करता हूँ, मे बी आप 96 रुपीज़ पे करते हैं इफ यू आर लकी। सो 96 रुपीज़ में भी आपका नियर अबाउट 100 to 110% जो है आप उसमें टैक्स भरते हैं। यानी फ्यूल का प्राइस इज एक्चुअली 25 रुपीज़ पर लीटर, मे बी 30 रुपीज़ पर लीटर। दैट्स वाई वर्ल्ड जो है, इट विल स्टिल रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल। वी कांट रिप्लेस इट एंड वी डोंट वांट टू रिप्लेस इट बिकॉज इट्स अ वेरी चीप फ्यूल। अगर आप देखेंगे, कोल जो है, कोल जो है आपका 6,000 रुपये पर टन होता है, 6,000 रुपये पर टन, 7,000 रुपये पर टन जो मास में परचेज करते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो कोल इज़ वेरी चीप। तो अभी आप यहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाहते हैं थर्मल पावर प्लांट में, किससे रिप्लेस करेंगे? अगर आप कहते हैं कि सोलर पैनल, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव ना, 6,000 रुपये पर टन है, अभी आप इसको सोलर में रिप्लेस करने जाओगे, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट इस जगह पे आप किससे कर सकते हो, न्यूक्लियर से। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो है वो, उसमें क्या मतलब, कोई भी पावर प्लांट में उसमें आपको हीट चाहिए होता है। अगर आपको एनर्जी कैन बी मतलब प्राइमरीली हमें हीट चाहिए होती है, मतलब फ्यूल जो है, फ्यूल से क्या होता है, हीट निकलता है, हीट ही चाहिए हमें। सो दैट्स अबाउट इट, इंटरेस्टिंग स्टफ। फर्स्ट पेज में बहुत टाइम निकल गया। सो मार्केट शेयर अगर हम देखते हैं तो मार्केट शेयर देखो आप, मार्केट शेयर देखो 63% इंडिगो का है भाई। विस्तारा एयर एशिया को मिला के 10, 18, 7.5, 10, 18, मतलब 18 और 7.5, मतलब नियर अबाउट 26% का जो है इसका मार्केट शेयर है एयर इंडिया का। ये 63% है, 26% है, 63 और कितना होता है, 89% और बाकी जो है अकासा 5%। वाओ दैट्स नाइस। स्पाइस जेट स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, एंड अकासा इज मूविंग देयर। गोफर्स का तो कुछ नहीं, खत्म है ये। सो आप देख सकते हैं कि इंडिगो जो है, इंडिगो जो है, मैं तो जैसे पहले ही मैंने बोला था कि ये आपका इंडियन जो डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में ये लीडर है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ये इसका प्राइमरली आप बोल सकते हो कि मोनोपोली है। बट स्टिल फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिस बिजनेस इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, क्योंकि गंगवाल फैमिली या इनके जो प्रमोटर्स हैं, उनके बीच में जो है झमेला है, डिस्प्यूट है, भाटिया और गंगवाल। सो इस जगह पे इन पे पैसा लगाना बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो लग्जरी व्हीकल्स कंपनी इंटेंसिफाई इंडिया फोकस। आपको समझना पड़ेगा, इंडिया में लोगों के पास इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको यही देखने को मिल रहा है कि जो भी आप लग्जरी व्हीकल परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज जी वैगन, ठीक है, जी वैगन आपने नाम सुना होगा, उसका दाम आई थिंक 2.6 करोड़ या 3 करोड़ का वो गाड़ी होता है। बट वो अगर आप फॉर एग्जांपल यूके में ख़रीदना चाहते हैं, या यूएस में ख़रीदना चाहते हैं, या इवन जर्मनी में ख़रीदना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको $110,000 में मिलेगा, या पाउंड्स में मिलेगा। सो इट इज़ नियरली अबाउट 80 to 1 करोड़। सो इंडिया में हमेशा जो लग्जरी व्हीकल होता है वो आपको 2 गुना पैसा देके इंडिया में परचेस करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द टैक्स रीजन। बट स्टिल दीज कंपनीज आर फोकसिंग इन इंडिया बिकॉज इंडिया के पास या इंडियंस के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, एंड दे कैन अफोर्ड इट। सो इकोनॉमी इज ग्रोइंग, बट वही है। बाइजू जो है 500 एम्प्लॉय को काट चुका है, सो इट्स परफेक्टली फाइन। और वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट एम्प्लॉई का जो है और सीईओ का जो गैप है वो बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने बार बार कहा है कि ऑटोमेशन एंड डेलीगेशन, ऑटोमेशन एंड डेलीगेशन,
दीज विल बी द ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने देखा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपने स्कूल में पढ़ा था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अभी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा दैट देयर विल बी एंट्री वर्कर्स। ये सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन आपको आईटी कंपनीज में देखने को मिलेगा। देयर विल बी एंट्री वर्कर्स जो प्राइमरी डेटा एंट्री का काम करेंगे, उसका सैलरी जो है हमेशा वो एंट्री लेवल ही रहेगा। सेकंड हो जाता है सुपरवाइजर या मैनेजर, जो इसको मैनेज करेगा, इसको सुपरवाइज करेगा। उसके बाद होगा क्रिएटर, जो सिस्टम्स को क्रिएट करेगा, एआई को इस्तेमाल करेगा, वो सिस्टम्स को क्रिएट करेगा, वो बैच प्रोसेसेस का या जो असेंबली लाइन है उसको क्रिएट करेगा। वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा। और दूसरा होगा सीईओ या इन्वेस्टर, मतलब जो आपका बड़े लेवल का गेम खेलते हैं। सो चार सेगमेंट होंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप एंट्री लेवल पे काम करना चाहते हो, सुपरवाइजर लेवल पे काम करना चाहते हो, या क्रिएटर लेवल पे काम करना चाहते हो, या सीईओ या इन्वेस्टर वाले लेवल पे काम करना चाहते हो। वही आपको देखने को मिलेगा। द पेमेंट या पे गैप जो है, दिस आर परफेक्टली फाइन। आप बोलोगे कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सो इट बिग डील, हु केयर्स। कितना मजे की बात है। 12% ऑफ राज्यसभा एमपीज हैव 100 करोड़ प्लस एसेट्स। होना भी चाहिए, बिलियनर भी आने चाहिए, बिजनेस ओनर्स को आना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि अगर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, लोकसभा जो है वहाँ पे आप डेमोक्रेटिकली लोगों को लेके आओ, जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे। और राज्यसभा में जो बिजनेस ओनर्स हैं सबको लेके आओ, जो एक्चुअली में बिजनेस करते हैं इंडिया में, उनको लेके आओ। सो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। क्योंकि राज्यसभा में जो होता है वहाँ पे उसका इलेक्शन अलग तरीके से होता है, लोकसभा का इलेक्शन अलग तरीके से होता है। ये भी आपको जानना चाहिए, बहुत लोगों को पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं था एक टाइम पे कि लोकसभा का तो इलेक्शन मुझे समझ में आता है कि लोग जो है जाके वोट देते हैं। और राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होता है, तो राज्यसभा में भी जो इलेक्शन जो होता है, अपर बॉडी लोअर लोअर मतलब लोअर हाउस अपर हाउस जो होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया जो है वो ऑलरेडी डायबिटीज़ कैपिटल है पूरे देश पूरे दुनिया का। सो यहाँ पे सिर्फ देख पा रहे हैं, लुपिन एक्वायर्स 2 डायबिटीज ब्रांड्स फ्रॉम बोरिंजर इंगलहाइम। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ट्रेडमार्क उन्होंने परचेज किया है 235 करोड़ में। डायबिटिक मार्केट इज ग्रोइंग वेरी वेरी नाइस। सो ऑल्दो मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है वो चल रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टिल लोअर देन प्री पैंडेमिक लेवल्स, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रोथ हुआ है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुआ है, बट इवेंचुअली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से ही आपका सारा इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ नहीं होगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग। क्योंकि अभी जैसे अगर हम देखें जो गुड्स होता है, गुड्स अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है फॉर एग्जांपल आप माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग करके फॉर एग्जांपल आयरन को प्यूरिफाई कर रहे हो, आयरन निकाल रहे हो, फिर आयरन को आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, उसको आप स्टेनलेस स्टील बना सकते हो, या आयरन में आप दूसरा मेटल डाल के उसको और प्रोसेस कर सकते हैं। बट उसी आयरन को लेके अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक व्हीकल को तैयार करते हैं, मतलब मेन चीज़ ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, जितना आप कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उतना ही आपका जो है वैल्यू या वैल्यू एडिशन वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेस मेकर बनाते हो, पेस मेकर बना दो, इवन आपका जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन जैसे किसी का हाथ टूट गया, टांग टूट गया, उसमें जो ऑपरेशन होता है वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्टेनलेस स्टील का स्क्रू लगेगा या प्लैटिनम का स्क्रू लगेगा। सो यहाँ पे माइनिंग अगर आप करते हैं तो फिर मतलब ये कंपनी कितना पैसा कमाएगा, ये कंपनी कितना पैसा कमाएगा, और ये कंपनी कितना पैसा कमाएगी। वो स्टेनलेस स्टील का जो स्क्रू होता है, छोटा छोटा दो स्क्रू होता है, उसी का दाम आपका 10,000 रुपये। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप लोहा खरीदने जाते हैं, लोहे का दाम है अभी आई थिंक 65 रुपीज़ पर केजी, और यहाँ पे दो स्क्रू है जिसका वेट हार्डली होगा 3 ग्राम। सो दिस इज हाउ इट डिफरेंशिएट्स। सो वैल्यू क्रिएशन मतलब वैल्यूएबल कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 10,000 रुपये आप यहाँ पे चार्ज कर पा रहे हो सिर्फ 3 ग्राम के लिए, और यहाँ पे 1 किलो आयरन के लिए। इट कैन बी माइल स्टील की बात कर रहा हूँ, एमएस बोलता हूँ, एमएस होता है, जीआई होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। सो अलग अलग तरीके के जो स्टील होते हैं, बट एमएस स्टील जो होता है, जो लोहे का पाइप परचेज करते हैं, जिससे आपका घर का ग्रिल विल सारी चीज़ें बनती हैं, वो 65 रुपये किलो है, या पहले तो मैं 56 रुपये किलो में परचेज करता था, बट जो भी हो। और उसी जगह पे थोड़ा सा प्रोसेस करोगे उसमें, अगर आप स्टेनलेस स्टील उसको बनाते हैं तो फिर उसका दाम जो है और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। सो
मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज स्टिल लोअर दैन प्री पैंडेमिक लेवल, बट इस जगह पे जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, जब भी आप उसको बनाने जाएंगे, यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू R&D, इनटू हायरिंग मोर पीपल, इनटू बिल्डिंग अ बेटर क्वालिटी प्लांट. सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो पैसा जो है टिपिकली घोड़े के पास ही है. मतलब अग्री डिसअग्री करो जो भी करो, बट वो पैसा जो इन्वेस्ट करने वाला है वो घोड़े के पास ही है, क्योंकि घोड़े के पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है. कुछ नहीं कर सकते. डॉलर भी जो है, डॉलर कौन छाप रहा है? घोड़ा ही छाप रहा है ना. मतलब घोड़ा देश छाप रहा है, US छाप रहा है. So a lot of stuff is going on there, but this is a very very important thing जो हमें ध्यान में रखना है. Although growth हो रहा है, but at what scale? अगर प्री पैंडेमिक लेवल के नीचे भी अगर हो रहा है, that shows that near about 4 years में भी, although with all the push, so growth उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ही सैड है. ग्रो क्रेडिट ग्रो 18 to 20% a year. इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे फायदा किसको हो रहा है? एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज का जो न्यूज़ है मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया. संडे जो है छुट्टी है, और फिर मंडे को फिर आपके साथ मिलेंगे. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. आज जो न्यूज़ है, बहुत सारा न्यूज़, बहुत सारे रादर आई वुड से रिपोर्ट्स हैं जो मैं इग्नोर कर चुका हूँ. जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने कवर किया. कैसा लगा आपको वीडियो? टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.